हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पूरे आप लोग देखेंगे सीडीपी के 50 क्वेश्चन, जो कि आपके सुपर 50 क्वेश्चन को आज हम श्रृंखला कवर करने वाले हैं। तो सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन विगत परीक्षा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, सभी को ध्यान में रखते हुए यह पीपीटी और ये श्रृंखला तैयार की गई है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। याद रखिएगा, आपको बता दूं अनुच्छेद 21, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जिसका भाग 3 में वर्णन है, भाग किसमें है दोस्तों, भाग 3 में वर्णन है, जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार का नियम दे दिया गया कि निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को लागू होती है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे उनको भारत सरकार द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि 6 वर्ष से और 14 वर्ष 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कहीं भी किसी फैक्ट्री या बंधुआ मजदूर के रूप में आप नहीं रख सकते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए केवल टू केवल स्थान विद्यालय का है और इन्हें अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन मिलता है, जिसे मूल अधिकार में भी रख लिया गया है, जिसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे है कि बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा है। किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110, सबसे ज़्यादा यही पूछा है दोस्तों, बुद्धि लब्धि पूछता है, उसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कि बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति का 90 से 110 के बीच में है तो वह किसके अंतर्गत आएगा, तो वह सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएगा। सबसे कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत वो आएगा। अगर प्रखर बुद्धि की बात कर लें तो प्रखर बुद्धि 121 से लेकर 130 के बीच में अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रखर बुद्धि। याद रखिएगा। अगर बात तीव्र बुद्धि की करें, तीव्र बुद्धि की, तो याद रखिए 111 से लेकर 120 की जब बुद्धि लब्धि होती है तो इसे हम तीव्र बुद्धि कहते हैं। और सामान्य बुद्धि की बात करें तो आपका 90 से लेकर 110 के मध्य अगर किसी की बुद्धि लब्धि आए तो उसे आप कहेंगे कि यह सामान्य बुद्धि का है। इस बात को याद रखेगा। प्रतिभाशाली जब बुद्धि की बात कर ले तो प्रतिभाशाली बुद्धि जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, क्या होती है, 130 से अधिक होती है, वह बच्चा जो होगा वह प्रतिभाशाली बच्चा के रूप में गिना जाएगा। आगे देखते हैं, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। तो कोई बच्चा है जिसकी बुद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा यह विधि जो आप देखेंगे अब प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, जिसको हम लोग विकासी बुद्धि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासी विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छा से अच्छा शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है, अति महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात में करें, आजीविका कमाना। कभी भी शिक्षक का मुख्य उद्देश्य आजीविका कमाना नहीं होगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना और लिखना सिखाना, और इसके बाद बौद्धिक विकास। याद रखिएगा, बौद्धिक विकास भी सही है, पढ़ना लिखाना भी सही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आ जाएगा प्यारे, किस में आ जाएगा, बच्चे का सर्वांगीण, मतलब बच्चे का हर दिशा में विकास कराना ही शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक का महत्व होता है कि बच्चे का सर्वांगीण मतलब सभी दिशाओं में उसका विकास कराना, मतलब चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो, सर्वोपरि विकास हो। यही एक अच्छे शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उद्देश्य होता है। आगे देखते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आय और गुणा के 100। इसको याद रखिएगा। इसी को कहते हैं बुद्धि लब्धि, जिसको आईक्यू से दर्शाते हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा के वास्तविक आय और गुणा के 100। तो मानसिक आय कितना है, इसकी मानसिक आय 5 है, वास्तविक आय कितनी है, 4 है, और गुणा में क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 4 से 100 में देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 पचे क्या आ जाएगा, 125, जो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। याद रखिए, टेंसले जिसको ट्रांसले भी बोला जाता है, इन्होंने ही बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। बुद्धि लब्धि का
सूत्र भी पूछ देता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु और गुणा के 100 होता है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान इसको स्कैनर साहब ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? स्कैनर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर कहते हैं कि बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये भी बात को याद रखिएगा, इनका यह भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। अनुकरण के माध्यम से सीखना स्कैनर की ये पद्धति या योगदान है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी अक्षर जैसे कि अ आ हो गया, अ से लेकर अज्ञा तक जो आप लोग देखते हैं, क ख ग घ जैसे होते हैं, अ से लेकर अह तक और क से लेकर अज्ञा तक जितने भी आपके वर्ण हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। लेकिन याद रखिएगा, इन वर्णों को पहचानने कितने वर्ष में बच्चा लगता है? तो 5 वर्ष में लगता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष में बच्चा जो होता है वर्णों को पहचानने लगता है। आगे देखते हैं, एलेक्सिया क्या है? याद रखिएगा, एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कूलिया, डिस्टेनिया, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बच्चे के इसमें विकार उत्पन्न बच्चे के अंदर आ जाता है। जैसे मान लीजिए, जो एलेक्सिया है, वह एलेक्सिया जब बच्चे के अंदर पढ़ने की अक्षमता हो, जब बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो उसको हम एलेक्सिया बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद करना है आपको। लेकिन यहीं पे बात करें कि अगर बच्चे को कैलकुलेशन संबंधित जानकारी नहीं है, बच्चा गुणा नहीं कर पाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्कूलिया। इसको क्या बोलेंगे? डिस्कूलिया बोलेंगे। ये भी याद रखिएगा, इसको बोलेंगे डिस्कूलिया। अगर यही बात इसको हटाकर और भी रखा जाए, तो जैसे लिखने की अक्षमता आ जाए बच्चे के अंदर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, लिखने की क्षमता आ जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे डिसग्राफिया। इसको क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया बोलेंगे। इसको याद रखेगा। बच्चे के अंदर जैसे टेंशन संबंधित विकार आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेनिया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। टेंशन संबंधित विकार आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेनिया। इसको आप लोग कवर करते रहेंगे और देखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे साहब हैं जिन्होंने अपनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं दी है? तो बच्चे की 4 अवस्थाएं दी है। इस बात को याद रखिएगा। पियाजे साहब ने पूरी 4 अवस्थाएं दी है। कितनी अवस्थाएं दी है? 4 अवस्थाएं दी है। इसमें कहा है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो यह जो होती है 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह अवस्था आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है, जो ए वाला है। याद रखिएगा। 0 से 2 वर्ष की जब जो अवस्था होती है, यहाँ पे देखिए, 0 से 2 वर्ष जो अवस्था होती है, इसको संवेदी बोलते हैं। इसको संवेदी अवस्था बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी अवस्था। जब 2 से 7 तक होती है, तो इसे हम बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था इसे बोला जाता है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ पे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 तक होता है, तो इसको बोलते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और 11 से 15 साल की जब अवस्था होती है, तो इसे हम बोलते हैं औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा, यही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में, याद रखिएगा, गर्भकाल का दौरान होता है, कितने दिन का होता है? 9 माह का होता है। फिर कितने दिन का होता है? 9 माह का होता है। तो याद रखिएगा, 1 महीने में 30 दिन, तो 9 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 दिन होगा। और 270 दिन न मान के एनसीईआरटी 280 दिन मानती है। इस बात को याद रखिएगा, 280 दिन मानती है। यही आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो गर्भकाल का जो दिन होता है वह 280 दिन होता है। इस बात को याद रखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पेस्टोलॉजी ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अपने 3 वर्ष के बच्चे पर इन्होंने अध्ययन किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की तरफ, पैर से सिर की तरफ, दोनों ओर से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, दोनों ओर से होता नहीं। याद रखिएगा, जो बच्चे का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। किस तरफ होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विशिष्ट से समान की ओर विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास की, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति होती है। याद रखिएगा, विकास का जो संबंध है वर्तुलाकार गति होती है, दिशा सिर से पैर की तरफ होता है। अभी आप अगले क्वेश्चन में पढ़े हैं। और विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। ये देखिएगा, विशिष्ट से समान की ओर न होके जो विकास होता है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। इसलिए कहा है कि गलत कथन कौन है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। तो जो विकास की प्रक्रिया है वह सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है, न कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो जो गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, तो कौन गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? यहाँ देखिएगा, भ्रूणावस्था ये भी है, बीजकरण ये भी है, और डिंब जो है ये भी गर्भधान काल की अवस्था है, लेकिन शैशा अवस्था नहीं है। शैशा अवस्था 0 से लेकर 2 या 0 से लेकर 5 वर्ष तक मानी गई है। कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते, कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते। इसलिए यह गर्भधान की अवस्था नहीं है शैशा अवस्था। शैशा अवस्था जन्म के बाद की अवस्था है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। यहाँ पे देखिएगा, मनोभौतिक शब्द है। मनो का मतलब मन और भौतिक का मतलब शारीरिक से है। याद रखिएगा, मन तथा शरीर का विकास ही मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब प्रश्न आप प्यारे हिसाब से देखेंगे, प्रश्न आप इम्पोर्टेंट तरीके से जब आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, तो उसमें ही आपको आंसर बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे कि मिल जाएगा। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। याद रखिएगा, मैं कई बार इस बात को बताया हूँ कि मनुष्य जब गर्भ धारण करता है, गर्भ में जब मनुष्य की शरीर की निर्माण होना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हेड अर्थात सिर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। ये बात याद रखिएगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो हड्डियों की संख्या 206 से ज़्यादा होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आपको बता दूं कि जन्म के समय जो शिशुओं की हड्डियों की संख्या होती है वो 270 मानी गई है। याद रखिएगा, जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है, मनुष्य बढ़ता है, तो यह हड्डियाँ एक दूसरे में जुड़ के एक रूप धारण कर लेती है। इसलिए यह हड्डियाँ घटकर कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 बच जाती है। आगे देखते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देगा? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को, तटस्थता की भावना को। याद रखिएगा, प्रतियोगिता की भावना नहीं उत्पन्न करेगा, ये बात याद रखिएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। एक अच्छा टीचर की पहचान कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, प्रतिद्वंदिता की भावना को नहीं करेगा, वर्सेज मतलब आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बनाएगा, एक दूसरे के बीच में लड़ाई कराने की भावना को नहीं उत्साहित करेगा एक अच्छा टीचर। तटस्थता की भावना भी नहीं रखेगा, लेकिन सहयोग की भावना एक अच्छे टीचर की यह पहचान होती है कि बालक जो चीज़ें न जाने उसको वे बताए, मतलब वह हेल्प करे, वह उसकी मदद करे सीखने में। इसलिए एक अच्छे टीचर की पहचान सहयोग की भावना जैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बालक जब जन्म लेता है तो उस समय जो शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है वह 350 ग्राम होता है। ये भी बात याद रखिएगा, 350 ग्राम। अगर ऐसे क्वेश्चन न देके आपको कह दे कि पूरे शरीर का कितना भार होता है, तो 1/4 भाग उसके वजन का होता है, तो इसलिए 350 माना गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में कौन बालक की अवस्था है जिसमें बच्चा कल्पना जगत में, कल्पना का मतलब अलग अलग तरह की सोचें रखना, अलग अलग तरीके से सोचना। तो कल्पना जगत में विचरण जब बालक करता है वह शैशा अवस्था और किशोरावस्था और बाल्यावस्था और शैशा अवस्था और किशोरावस्था। याद रखिएगा, बालक हर प्रकार जब देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। शैशा अवस्था में भी बालक सोचता है, किशोरावस्था में भी सोचता है, बाल्यावस्था में भी सोचता है। लेकिन आप लोग अगर इसके साथ जाइएगा ये छूटेगा, इसके साथ जाइएगा ये छूटेगा। इसलिए
ऑप्शन देख के ही आप लगाने का प्रयास करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण बच्चा शैशवावस्था व किशोरावस्था में करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा सोचता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपनी अलग समाज में वो पहचान देना चाहता है। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो बालक जो मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कितनी अवस्था में कर लेता है, इस बात को याद रखिएगा। तो बालक जैसे शब्दों की पहचान या रंगों की पहचान 5 वर्ष में करना स्टार्ट कर देता है, इस बात को याद रखिएगा। जब बालक जन्म लेता है, जब शैशवावस्था में आता है, जब वह धरती पे जन्म लेता है, तो सबसे पहले अगर कह दे किसके तरफ आकर्षित होता है, तो प्रकाश के तरफ आकर्षित होता है। अगर ऐसी बात पूछे तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको कहते हैं लाइट। लाइट के तरफ आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है छोटे बच्चों का, याद रखिएगा। तो बालक रंगों की पहचान 5 वर्षों में और वर्णों की पहचान भी 5 वर्षों में करता है। दोनों बात याद रखिएगा। आगे है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? आप लोगों को पता होगा, आप लोग भी जब छोटे रहे होंगे तो 3 पहिए की साइकिल चलाना, याद रखिएगा। 3 पहिए की साइकिल मतलब बच्चा अपने पैर पर अभी चल नहीं पा रहा है, इस बात याद रखिएगा। 3 पहिए की साइकिल चला रहा है मतलब वह अपने पैर पे खड़ा हो तक नहीं हो पा रहा है, खड़ा तक हो नहीं पा रहा है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों को चलाना, मतलब जैसे पानी को, जैसे मम्मी को मिम्मी बोलना, पापा को पप्पा बोलना, ऐसी चीज़ों को कर रहा है। पूरे वर्ण को नहीं बोल पा रहा है, पूरे अक्षर को नहीं बोल पा रहा है, पूरे शब्दों को नहीं बोल पा रहा है, तो यह जो अवस्था होगी वह शैशवावस्था होगी, जो 0 से 5 वर्ष तक मानी गई है, याद रखिएगा। इस शैशवावस्था में बच्चा तीन तीन टायरों की गाड़ी मतलब 3 पहियों की गाड़ी और इसके बाद छोटे छोटे वाक्यों को बोलना स्टार्ट कर देता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है, होना प्रारंभ करता है? मैं अभी बताया हूँ, सबसे पहले प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। और व्यक्ति में अगर किसी के पास आकर्षित होता है तो माँ की तरफ, इस बात को याद रखिएगा। जो बालक होता है अगर सबसे पहले पहचानना किसको स्टार्ट करता है, अगर ऐसा प्रश्न बने तो याद है भाइयों, माँ के साथ चले जाइएगा। अगर ऐसा कहे कि किसके तरफ सबसे पहले आकर्षित होता है तो प्रकाश की तरफ, ये बात को याद रखिएगा। ये दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर व्यक्ति में पूछे तो माँ, और भी कुछ में पूछे तो याद रखिएगा वह प्रकाश की तरफ सबसे पहले आकर्षित होना स्टार्ट करता है। बालक की प्रथम टीचर उसकी माँ होती है, अगर ये भी पूछे तो याद रखिएगा बालक के प्रथम टीचर उसकी माँ होती है और बालक का प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। ये दोनों चीज़ों को याद रखिए, प्रथम टीचर उसकी माँ और प्रथम विद्यालय उसका परिवार। और इसके बाद सबसे पहले आकर्षित प्रकाश की तरफ, और याद रखिएगा फिर उसके बाद अगर पूछ दे कि पहचानना सबसे पहले किसको स्टार्ट करता है तो माँ को स्टार्ट करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन बहुत फंसाऊं क्वेश्चन जब ये बना था तो काफ़ी लोग इसमें भ्रमित थे। बालक की जिज्ञासा को बहुत लोग जाएंगे उत्तेजित करना चाहिए। याद रखिए बालक की जिज्ञासा कब बालक के अंदर आती है, तो जिज्ञासा कहते किसके हो, जानने की इच्छा, याद रखिएगा। तो जब बच्चे के अंदर कुछ चीज़ों को सीखने की इच्छा आए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उत्तेजित करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये गलत होगा। बच्चा अगर कुछ चीज़ सीखना चाहता है तो उसके जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, मतलब उस चीज़ को बताना चाहिए कि बच्चा यह चीज़ ऐसे होगा, इसका ऐसे निर्माण हुआ है, इसलिए बालक की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए, उसके चीज़ों को बताकर, उसके भ्रम को मिटाकर। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिएगा रूढ़िवादिता का प्रश्न है, लिंग संबंधित ये प्रश्न है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, गलत बात है दोस्तों। कभी भी लड़का लड़की में ऐसा अंतर नहीं छांटना है दोस्तों, ये आप टैग वर्ड में भी पढ़े होंगे। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। जब अगर हम लड़के को अधिक बुद्धिमान नहीं कह सकते तो लड़कियों को क्यों मैं अधिक बुद्धिमान कहूँ? बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत। याद रखिएगा दोस्तों, पढ़ने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इसलिए बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो याद रखिएगा किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव न पड़े वह कौन है? तो याद रखिए जब ऐसी चीज़ों आपको मिले, रुचियां, याद रखिए किशोर अवस्था होती कि कब की है, 12 और 18 वर्ष। तो सीखने में रुचियां इम्पोर्टेंट अपना महत्व अदा करती हैं। आवश्यकता, अगर बच्चे को जब तक आवश्यकता नहीं होगा तब तक बच्चा कोई भी चीज़ को सीखने का कार्य नहीं करेगा, इसलिए आवश्यकता भी उसके अंदर रहनी चाहिए। और
वृत्ति भी रहनी चाहिए, लेकिन असुरक्षा प्रभाव नहीं डालती है, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह असुरक्षा है, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन की श्रृंखला है सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। चरित्र निर्माण कहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में कौन होता है कि जो संबंधित होता है। तो याद रखिए, किशोर अवस्था को सबसे पहले आप जानिए 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। पहला है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था नहीं होगा। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन शब्द आ गया इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। सी और डी में बच्चे फंस जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसमें कहा है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग ने भी इसी को आंसर माना है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, याद रखिएगा, मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वह कुछ समय के बाद रुक जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। लेकिन मनुष्य का जब मानसिक विकास होता है तो वह मानसिक विकास जीवन भर होता है। मतलब गर्भ से लेकर, जब बच्चा गर्भ में रहेगा तब से लेकर, और जब बच्चा कब्र में जाएगा मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी, तब तक उसका मानसिक विकास होता है। लेकिन शारीरिक विकास कुछ एज के बाद रुक जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। नैतिक का चरित्र से होगा, संज्ञानात्मक का मानसिक से होगा, संवेगात्मक होगा नहीं। शारीरिक और गत्यात्मक विकास ही होता है बच्चे के शरीर के आकार में वृद्धि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, शरीर के आकार में वृद्धि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास होता है, याद रखिएगा। शरीर में क्या होता है? गत्यात्मक विकास होता है। आगे देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? तो जो यह कथन आप देखिएगा, यह कथन स्टैनली हॉल का है, ये बात याद रखिएगा। इनको कहा गया, इनका अलग नाम ही अगर देखिएगा तो इनको कहीं कहीं स्टैनली हॉल कहा जाता है, तो इसलिए आप नाम में भ्रमित नहीं होइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कहे हैं स्टैनली हॉल ने। आगे देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है। बालक का विकास परिणाम किसका है? वंशानुक्रम का, वातावरण का। दोनों बातें सही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आर्थिक कारकों का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है कि बालक का विकास का परिणाम क्या है? तो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया ही बालक के विकास का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं, याद रखिएगा। अवबोध की क्षमता, स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। मानसिक विकास मतलब दोस्तों मस्तिष्क विकास से है, याद रखिए। अवबोध की क्षमता मस्तिष्क विकास से इसका संबंध है, याद रखिएगा। स्मृति का विकास मतलब मस्तिष्क में सोचने जैसी स्मृतियाँ, मेमोरी का विकास इसी से है। और याद रखिएगा बच्चे का तार्किक निर्णय, तर्क करना, बच्चों को प्रश्न पूछना सभी मानसिक विकास से है। लेकिन आप लोगों को पूछा है कि मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है, तो शिक्षार्थी के वजन से नहीं है। ये मानसिक विकास नहीं है प्यारे, यह क्या है? यह शारीरिक विकास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक किस में आएगा? शारीरिक विकास में आएगा। आगे देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, इसमें तनाव, क्रोध और इसके बाद क्रिमिनल अवस्था, इसमें अपनी पहचान बनाने की अवस्था, इसमें बनने बिगड़ने की अवस्था, ये कहा जाता है किशोरावस्था को, जो होती है 12 से लेकर 18 वर्ष तक। ये बात को याद रखिएगा, 12 से लेकर 18 वर्ष तक।
शैशवावस्था 0 से लेकर 5 वर्ष तक मानी गई है। बाल्यावस्था आपका 6 से लेकर 11 वर्ष तक मानी गई है, या 12 इसको मानिए। और इसके बाद वृद्धावस्था जो होती है 60 वर्ष से ऊपर की अवस्था वृद्धावस्था मानी गई है। अगर प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 से लेकर 60 तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था माना गया है। इस बात को याद रखिएगा। सभी चीज़ों को कवर करते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो साथ में मेहनताना के रूप में लाइक तो बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की। याद रखिए, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो वह अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। एक प्रश्न बहुत बार पूछा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो किशोरावस्था ऐसी अवस्था है कि इसमें बालक अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी अवस्था मानी गई है? तो याद रखिएगा, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। और अधिगम व वृद्धि, जब बच्चा बालक मनुष्य अधिगम और वृद्धि करेगा, मतलब अधिगम का मतलब सीखेगा और इसके बाद अपना विकास करेगा, तो वह जो कहलाएगा वह व्यक्तित्व विकास कहलाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास होता है अधिगम एवं वृद्धि से। आगे देखते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? कोई व्यक्ति है, ये आपका लेंदी थोड़े प्रश्न हैं कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर को कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। याद रखिएगा, मनुष्य, बच्चा, बालक जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वह ऑप्शन आपके लिए सबसे करेक्ट, 100% करेक्ट आपका आंसर होगा। याद रखिएगा, अवलोकन करके भी कोई व्यक्ति सीखता है, सुनकर भी कोई व्यक्ति सीखता है, पढ़कर भी कोई व्यक्ति सीखता है, लेकिन याद रखिएगा खुद करेगा तो सबसे ज़्यादा वो सीखेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए सभी ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पॉजिटिव ऑप्शन कौन उभर के आ रहा है। तो जब बच्चा खुद करेगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा सीखने के इसके पास स्रोत रहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को, कौन मानसिक विकास को प्रभावित नहीं कर सकता है? परिवार व वातावरण, आपका फैमिली और इन्वायरमेंट दोनों आपको मानसिक विकास को प्रभावित करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी करेगा, परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब पैसे, रुपए, धन और संपन्न कोई परिवार है वह भी करेगा। लेकिन धार्मिक वातावरण, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है धार्मिक वातावरण, धार्मिक वातावरण मानसिक विकास को कभी प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहल वर्ग ने तर्क किया है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। जो नैतिक तर्क का सिद्धांत स्पष्ट करने वाले व्यक्ति कोहल वर्ग हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? तो चूहों पर प्रयोग की बात अगर करें कि चूहों पर किसने किया, तो मेंडल साहब ने किया। मेंडल साहब ने, मेंडल साहब संबंधित एक प्रश्न और बनता है, आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है इनको। मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता, ये भी याद रखिएगा। और चूहों पर प्रयोग ये मेंडल साहब ने किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकी के पिता भी कहे जाते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो कौन ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो लक्षण पूछा है कि नहीं है, खुश मिजाज। याद रखिएगा, एक अच्छे बालक का यह है जिसके अंदर ऊर्जा होगी वह खुश मिजाज रहेगा, हरदम हैप्पी टू हैप्पी रहेगा। सामाजिकता के उसके अंदर लक्षण दिखाई देंगे, ये भी होगा। और ऊर्जा का उच्च स्तर उसके अंदर रहेगा, हरदम सीखने के प्रति उत्साहित रहेगा। लेकिन आसानी से चिढ़ा देना मतलब वो बालक चिढ़ेगा नहीं, ये भी याद रखिएगा। लक्षण नहीं है तो मतलब ये लक्षण बालक के अंदर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीज़ अच्छे बालक की पहचान हैं, लेकिन आसानी से चिढ़ ये अच्छे बालक की पहचान नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि किशोरावस्था प्रारंभ होती है
किशोरावस्था जो प्रारंभ होती है 12 से लेकर और ख़त्म कहाँ पे हो जाती है 18 वर्ष पे। तो यही कहा है कहाँ से स्टार्ट होगी, 12 वर्ष की आयु से होगी। कितने बच्चे 18 वर्ष पे जाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछा है प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ की अवस्था ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वर्णमाला की पहचान शुरू होती है कितने वर्ष से, आपको पहले भी बताए हैं 5 वर्ष से। 5 वर्ष की अवस्था में बालक वर्णमाला की पहचान करने लगता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक रंग की पहचान करने लगता है। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करें। याद रखिएगा, कोई विद्यार्थियों में सामाजिकता का विकास उत्पन्न करना है, तो जब सामाजिकता का विकास उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए एक अच्छे शिक्षक को, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में देना चाहिए, जानना चाहिए। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जानना चाहिए। शारीरिक विकास से मतलब नहीं होगा दोस्तों, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सुनना चाहिए और विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को सुनना चाहिए। याद रखिए, सभी ऑप्शन आप खुद कई बार पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बच्चा कहाँ पे एक्टिव है, बच्चा कहाँ पे खुश रहेगा। तो याद रखिएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को विद्यार्थियों के सभी पक्षों को सुनना चाहिए। कोई विद्यार्थी कौन सा पक्ष रख रहा है, कोई गलत रख रहा है, कोई सही रख रहा है, सभी पक्षों को सुनना चाहिए और उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो जो विद्यार्थियों की प्रशंसा है वह की जानी चाहिए, कहाँ पे की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। याद रखिएगा, किसी विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन प्रशंसा लोगों के बीच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग से करेंगे तो इसका कोई भी उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकांत में करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और व्यक्तिगत रूप से करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लोगों के बीच करेंगे तो बच्चे के अंदर अलग भावना उत्पन्न होगी, बच्चा और सीखने के प्रति उत्साहित, कंठित और उसके प्रति आकर्षित होने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाला कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। याद रखिए, जब ऐसी बात आए कि यही है एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगर ऐसा भी बात पूछे तो इन्हीं के साथ जाइएगा। ये कहते हैं कि जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। BF स्कैनर अनुकरण के माध्यम से बालक सीखता है, ये कहते हैं। आगे देखिएगा, इस अवस्था को मिथ्य पक्वता का समय भी कहा जाता है। तो मिथ्य पक्वता का समय किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्य अवस्था को कहा जाता है। मतलब इसमें बच्चा झूठ बोलता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में बच्चा झूठ बोलता है, तो यह जो होता है बाल्य अवस्था होती है। आगे देखते हैं, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की कौन विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा, शारीरिक विकास की तीव्रता, शरीर का विकास बहुत तेज़ी से होता है, मस्तिष्क का विकास बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और डी ये दोनों बात तो सही हैं। विशेषता नहीं है पूछा है, याद रखिएगा, नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये तो होता है, ये भी होता है। याद रखिएगा, दूसरों पर निर्भर जो शैशवावस्था होती है 0 से 5 वर्ष की अवस्था, बच्चा इसमें दूसरों पर निर्भर होता है। जितने भी उसके जो नृत्य कार्य होते हैं कोई दूसरा ही करता है, कपड़ा पहनाना, खाना पिलाना, सभी कार्य दूसरों पर निर्भर करते हैं। लेकिन याद होना, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना ये इसकी विशेषता नहीं है। बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बच्चा किसी को गाली दे सकता है, किसी को कुछ भी कह सकता है, इसलिए बच्चे के अंदर नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है बच्चे के अंदर नैतिकता का न होना। आगे देखते हैं, अगला है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। यह कथन किसने दिया है, तो याद रखिएगा, यह कथन जो बाल मनोविज्ञान वह बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। तो यह क्या है, तो यह आप लोग देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक यह कथन है। मनोविश्लेषणात्मक कथन यह कहलाता है कि 4 से 5 वर्षों का प्रारंभ ही बच्चे का मुख्य आधार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एक पुस्तक है ए बायोग्राफिकल
मैथमेटिकल स्केच ऑफ इन्फेक्ट किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक के लेखक हैं वो डार्विन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बालक के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो जो मानकीकृत परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता पाई जाती है, उसमें वैधता पाई जाती है, उसमें मानक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानकीकृत परीक्षण होता है इसमें तीनों चीज़ें पाई जाती है, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और अभिषेक एकेडमी का आप हिस्सा बनिए, जिससे एक बड़ा से बड़ा परिवार बने और हम और आप सीखने में मदद आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। मिलते हैं अगले वीडियो।